हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और कंप्लीटेड हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी है इसके अंदर, और सारे फैक्ट पॉइंट मैंने आपको उसमें डाले हुए हैं। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दो, चाहे एसएसजीडी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दो, या कोई भी ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका दिया है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, अगर मैं इसके कालखंड या विकास की बात करता हूँ तो इसका विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व से यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड या इसका विकास माना जाता है। सर्वप्रथम अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे भारत में कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य का प्रयोग हड़प्पा के जो सर्वप्रथम जो कांस्य का प्रयोग है वो हड़प्पा के लोगों ने ही किया है। और अगर कांस्य की बात करते हो दोस्तों, तो कांस्य एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अभी आपके माइंड में उठ रहा होगा भी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे हैं। तो दोस्तों, अधिकतर जो हड़प्पा की खुदाई हुई है वह सिंधु घाटी के तट पर ही ज़्यादातर इसकी हुई है। यानी कि खुदाई की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर जो मिली है आपको हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी की तट पर ही ज़्यादा मिली है, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो मैंने लिखा हो गया कि ये लिखा हुआ भी है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता है ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता भी है। और शहरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता थोड़ा शहरी टाइप में थी। ठीक है ना। यानी इसका जो ढांचा था कुछ शहरी टाइप का था, मतलब यहाँ के जो लोग थे थोड़ा शहर या ग्रामीण क्षेत्र का ना होकर थोड़ा शहरी क्षेत्र में बदला हुआ था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करता हूँ तो सर्वप्रथम जो हड़प्पा की खोज हुई वह टीलों के रूप में हुई। मतलब जो हड़प्पा के जो टीले मिले हैं वो सर्वप्रथम टीले के उल्लेख जो मिले हैं वह हड़प्पा के टीलों के रूप में उल्लेख हुई है। और दोस्तों, इसकी जो खोज करता है वो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा, जो कि भूगर्भ शास्त्री ने किया था। तो ये लिखा हो गया दोस्तों। ऐसे पढ़ते हैं, हड़प्पा के टीलों का उल्लेख जो मिलता है, सर्वप्रथम टीले मिलते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। और ये 1826 में सर्वप्रथम किसने पता लगाया? चार्ल्स मैसन के द्वारा पता लगाया गया, जो कि भूगर्भ शास्त्री थे। कौन थे? भूगर्भ शास्त्री थे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि भाई इसके खुदाई कार्य कब से शुरू हुए, तो 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा, किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खुदाई कार्य शुरू किया। और दोस्तों, फिर एक साल बाद यानी 1922 ईस्वी में ही 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी, क्या नाम है? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई कार्य शुरू कर दिया। इसकी उसी एक साल बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई कार्य शुरू कर दिया। कब? 1922 में। किसके द्वारा खुदाई की गई? रखालदास बनर्जी। दोनों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए दोस्तों, ये वाले। 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई कार्य शुरू हुआ। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कार्य प्रारंभ किया। अब दोस्तों, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करूं, विस्तार मतलब कहां से कहां तक इसका जो विस्तार मिला है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो अगर फैलाव की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण तक का बात करते हैं और पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार की बात करते हैं। अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक की बात करता हूं तो दोस्तों हम जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जाएंगे, मतलब जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दामाबाद तक महाराष्ट्र के। और अगर मैं बात करूं, मांडा जो है कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है, और दामाबाद महाराष्ट्र में ये पौरा नदी के किनारे है। और इधर बात करूं मैं पूरब से बात करूं तो आलमगीर यूपी में पड़ता है दोस्तों, जो कि बागपत साइड की तरफ मिलता है, और जो कि हिरण नदी के किनारे आपको मिलता है। तो यहाँ से लगाकर आलमगीर यानी यूपी से लगाकर इंडिया बलूचिस्तान, जो कि मकरान तट पर है, बलूचिस्तान यानी सुत कांगेंडो, ठीक है ना, सुत कांगेंडोर से लगा के, या तो कह लीजिए आलमगीर से लगाकर सुत कांगेंडोर तक, या यूं कह लीजिए यूपी से लगाकर, यानी भारत के यूपी से लगाकर, भारत के जो भारत है, भारत के यूपी मतलब जो यूपी है वो भारत का राज्य है, और यूपी से लगाकर बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है।
पूर्व से पश्चिम तक। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई पूर्व से पश्चिम तक की फिर विस्तार यानी विस्तार लंबाई कितनी होगी, तो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक की बात करता हूँ तो इसका विस्तार 1400 किलोमीटर तक मिलता है। मतलब यूँ कह लीजिए अगर उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक आप आते हो, यानी इस वाले पे पॉइंट पर आते हो, तो यह आपकी 1400 किलोमीटर तक जाते हैं, तब इसका विस्तार मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक आप जाते हो। कहने का मतलब जम्मू से महाराष्ट्र तक जाते हो तो ये भारत के अंदर ही रह जाता है सीमाएं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्वी सीमा से लगाकर पश्चिमी सीमा तक की बात करता हूं, तो ये भारत के यूपी से लगाकर ये बलूचिस्तान तक चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी लंबाई कितनी है भाई, उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बारी बारी से हम इनके बारे में समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, मोहनजोदाड़ो क्या होता है, रोपड़ क्या होता है, चवंदड़ो क्या होता है, कालीबंगन क्या होता है। तो सभी को बारी बारी से जो स्थान हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से हमने जो खोज करी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा यानी इसकी खुदाई करने वाले कौन थे, राय बहादुर दयाराम सैनी थे। राय बहादुर दयाराम सैनी ने 1921 में जो है इसकी खुदाई करी थी, जो कि रावी नदी के तट पर मिलती है और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर जो वस्तुएं मिली है जैसे कि श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं, RA-37 कब्रिस्तान मिले हैं। तो दोस्तों हड़प्पा से हमें जो यहाँ पर वस्तुएं मिली है वो श्रमिक आवास मिले हैं, लोगों की आवास, मतलब जो मजदूर टाइप के थे या काम करने वाले व्यक्ति थे, श्रमिक मतलब काम करने वाले व्यक्ति थे, उनके आवास मिले। अन्नागार मतलब अनाज के भंडार या यूँ कह सकते हैं कि अनाज के जो रखने के स्थान थे वह मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं और RA-37 कब्रिस्तान मिले हुए हैं। और दोस्तों मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह रखालदास बनर्जी ने इसका खुदाई कार्य शुरू किया था। यह वर्तमान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है, लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में पड़ता है। तो सर्व इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो ये आपका रावी नदी के तट पर है दोस्तों। आगे की बात करते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे कि पुरोहित आवास मिले हैं, अन्नागार या स्नानगार मिले हैं, सभा भवन मिले हैं, घर में कुएं मिले हैं। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि यहाँ से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन से स्थान से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से आपकी जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य से बनी हुई थी। जो कि आपको मैंने बताया था कांस्य जो एक मिश्र धातु है, किस किस की, तांबा और टीन की मिश्र धातु है दोस्तों। एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से पशुपति शिव की मोहर भी मिली है। यहाँ पर क्या मिली है, पशुपति शिव की मोहर भी मिली है। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। आगे की बात करते हैं दोस्तों चवंदड़ो की। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। कहाँ, किसने की दोस्तों, गोपाल मजूमदार ने की थी। यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये भी पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। और अगली बात करते हैं दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, मतलब किलेबंदी नहीं मिले, यानी किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिले, किसी तरह का कोई वहां पे झगड़ा वगैरह नहीं था या युद्ध वगैरह नहीं होता था। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था लेकिन औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर मतलब जहां पर उद्योग के मामले या व्यापार के मामले ज्यादा मिले हैं दोस्तों चवंदड़ो से। और यहाँ से भी वस्तु मिली है, जैसे कि लिपस्टिक बनाने के कारखाने हो सकते हैं, शीशा मिले हैं, शीशे के मतलब जो है साक्ष्य मिले, शीशे के साक्ष्य मिले हैं, मानके और गुड़िया बनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान मिले हैं। यहाँ से किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिले, जो कि मैं अभी बता रहा था दोस्तों, यहाँ पर किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो देखो यहाँ पे लिपस्टिक, शीशा, ये सभी फैक्ट्री वगैरह नहीं, औद्योगिक के लिए ये चीजें वहां पर सब कुछ मिले हैं दोस्तों। आगे की बात करते हैं रोपड़। रोपड़ क्या है, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई किसके द्वारा दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। किसके, सतलुज नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यानी अगर मैं कहूँ रोपड़ क्या है, रोपड़ जो है इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और यहाँ से वर्तमान में अगर बात की, ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिली है। और वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए
ये लिखा हुआ है यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर कुत्ता दफनाए मानव के साथ यह कुत्ते दफनाया जाता था और उसके प्रमाण यहाँ से मिलता है। कहाँ से? रोपड़ से। और दोस्तों यही चीज अगर मैं नवपाषाण काल की बात करता हूँ तो नवपाषाण काल में भी ऐसा शव बुर्ज़होम में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बुर्ज़होम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मिलता है? बुर्ज़होम में। चलिए आगे क्लास देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे का जो हम पढ़ लेते हैं, आगे का जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आगे कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है दोस्तों, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खुदाई की बात करें तो दोस्तों खुदाई बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई दोस्तों। और यह वर्तमान में घाघर नदी के किनारे अर्थात घाघर नदी के किनारे या राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिली है और सर्वप्रथम ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कौन सा? कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अलंकृत ईंटें भी मिली है। अलंकृत ईंटें वे भी ईंट होती है जिस पर कुछ आकृतियां वगैरह उतरी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अन्नघाट भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं और कब्रिस्तान भी मिले हैं। इफेक्ट पॉइंट है दोस्तों। और चूड़ी तो एक तरीके से यहाँ पर बाजार वगैरह लगता था, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर चूड़ियों का जो व्यापार ज्यादा होता था, इसलिए चूड़ी के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और कालीबंगन का अर्थ भी मैं बताया काले रंग की चूड़ियां, मतलब यहाँ पर काले रंग की जो चूड़ियां था उसका ज्यादा यहाँ पर व्यापार होता था। इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी माना जाता था। यानी जो कालीबंगन थी वह आपके सिंधु घाटी की सभ्यता कह लीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात कह लीजिए दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की ये राजधानी भी कहलाती थी। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि आप अभी जानते हो हाल फिलहाल में भूकंप वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके प्रमाण भी उस समय देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। आगे की बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा क्या है दोस्तों? धोलावीरा की बात करते हैं, इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके द्वारा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। ठीक है ना। और यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिले, जैसे यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों एवं अवशेष मिले। यानी घोड़े की कलाकृति का मतलब यानी उससे आकृति, उसकी कला आकृति, घोड़े की कला आकृति और उसके कुछ अवशेष भी यहाँ सर मिले हैं दोस्तों। कहाँ पर? धोलावीरा से। और आगे की बात करें, यहाँ से जलाशय मिले हैं। जलाशय मतलब जो गहरे कुंड होते हैं, मतलब जलाशय कह सकते हैं दोस्तों, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई जो पानी के बड़े जलाशय होते हैं, तालाब वगैरह, उस तरह के जलाशय भी यहाँ पर मिले हैं, उसके साक्ष्य। आगे स्टेडियम वगैरह भी, यानी लोग भी खेलते भी थे, जैसे कि खेलने का जो स्टेडियम होता है उस तरह का, तो वो भी वहाँ पर साक्ष्य उसके भी मिले हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं लोथल। लोथल आपके लिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है यहाँ पर दोस्तों, लोथल आपका इंपोर्टेंट भी हो जाता है। और लोथल सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो एसआर राव, इसके द्वारा एसआर राव ने करवाया। हाँ, और यहाँ से वर्तमान में भोगवा नदी, अगर बात करें कि भी कहाँ पर है, तो यहाँ वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद मतलब गुजरात में ये स्थित है दोस्तों, हाल अभी फिलहाल करंट में। और यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिले, जैसे कि यहाँ से गोदीबाड़ा एवं बंदरगाह मिला है। गोदीबाड़ा बंदरगाह मतलब जहाँ पर व्यापार वगैरह होते थे, है ना, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कह लीजिए या फिर उद्योग धंधे के मामले के, जो जहाँ पर आयात निर्यात थे, बड़े बंदरगाह थे, फिर तो ये भी यहाँ सर लोथल से मिले हैं। आगे की बात करें, यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। मतलब देखिए जो घर के दरवाजे थे उस समय के घर के दरवाजे की बात करें दोस्तों, तो अब आपने देखा होगा बाहर के मतलब अंदर की ओर खुलते हैं, लेकिन उस समय जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। किधर को खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे, यानी बाहर की तरफ खुलते थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से युगल समाधान प्रणाली एवं मम्मी के परिणाम मिले हैं। युगल समाधान का मतलब ये होता है कि दोस्तों किसकी बात हो रही है? युगल समाधान किसकी बात हो रही है? युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी की शादी हो जाती है तो पति और पत्नी दोनों के शव भी आपस में मिले हैं और कुछ मम्मी के परिणाम भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मम्मी के परिमाण भी मिले हैं। मम्मी आपने देखा होगा, मम्मी मूवी वगैरह भी होती है जो हॉलीवुड मूवी होती है, तो वह उसी तरह के मम्मी के परिमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक ताबूत के अंदर जो बंद कर देते थे वह मम्मी होती थी। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं उनका सामाजिक जीवन कैसा था। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं दोस्तों, तो उनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो दोस्तों उनका जो सामाजिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, वो मातृसत्तात्मक प्रतीक होता है। मातृसत्तात्मक प्रतीक इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उस समय मातृ जो यानी उनकी जो माता होती थी उस समय सत्ता वही संभालती थी। पितृसत्तात्मक नहीं था दोस्तों, मातृसत्तात्मक कहते थे, मतलब जो माता होती वो प्रधान होती थी उस समय। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि मुखिया कह सकते हैं आप।
तो उनका सामाजिक जीवन में अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कैसा जीवन था उनका, मार सत्तात्मक प्रतीत होता है और वर्ण एवं जाति प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं दोस्तों। अगर मैं जैसे कि आज जाति प्रथा या जाति बटी हुई या वर्णों में बटे हुए लोग बाग, तो उस समय ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करें तो उस समय वर्ण या जाति प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में बटा था, यानी सिंधु सभ्यता के समाज भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग थे दोस्तों, वे विद्वान वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग थे और श्रमिक वर्ग थे। यानी ये 4 प्रकार के वर्ग में बटा हुआ था। विद्वान वर्ग वे लोग होते थे जो पंडित वगैरह होते थे, जो अच्छे ज्ञानी होते थे, ब्राह्मण लोग बोलते हैं इस करके, तो वे विद्वान वर्ग में आते थे दोस्तों, ठीक है ना। और योद्धा वर्ग जो क्षत्रिय लोगों के होते थे, मतलब क्षत्रिय जो लड़ने वाले होते हैं, युद्ध वगैरह लड़ते हैं, तो वे योद्धा वर्ग में आते थे। और व्यापारी व शिल्पी वर्ग, व्यापार व शिल्पी वर्ग मतलब जो व्यापार करने वाले लोग होंगे, जो आयात निर्यात करते थे, शिल्प वगैरह बनाते थे, ठीक है ना। तो कलाकार क्षेत्र में कह सकते हैं, तो वे लोग व्यापारी एवं ये जो तीसरा वर्ग ये आ गया। और श्रमिक वर्ग होता है जो काम करने वाला मजदूर टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो श्रमिक वर्ग वो हो जाता है। तो 4 वर्गों में यहाँ पर समाज बटा हुआ था दोस्तों। यानी सिंधु सभ्यता का समाज की बात करूं तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। किसके इसमें, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग में दोस्तों बटा हुआ था। अगर मैं इनके मनोरंजन देखो, उस समय के लोग भी मनोरंजन वगैरह करते थे, यानी खेलना पसंद करते थे। तो मनोरंजन के साधन थे पाशा खेलना एवं दोस्तों नृत्य करना उनका काम था, ठीक है ना दोस्तों। यानी उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो उनके जो मनोरंजन का साधन था वो पाशा खेलना और नृत्य करना, ये उनके क्या नाम थी, मनोरंजन के साधन थे दोस्तों। अगर भोजन की बात करूं तो भोजन में क्या प्राप्त करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यानी शाकाहारी के साथ साथ क्या कहते हैं, मांसाहारी भी, यानी दोनों प्रकार के भोजन कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। अगर मैं उनके आर्थिक जीवन मतलब वे अपनी जीविका कैसे चलाते थे। देखिए आपको पता है कि अगर व्यक्ति को अपनी आजीविका चलानी है तो उसके लिए कुछ सोर्स जरूर होने चाहिए। और यहाँ पर जो सोर्स थे वे कृषि के माध्यम से अपना आर्थिक जीवन चलाते थे, पशुपालन करते थे, उद्योग धंधे भी करते थे, व्यापार वाणिज्य भी करते थे और बहुत चीजें काम करते थे। यानी वे अपना आर्थिक जीवन चलाने के लिए इन चीजों पर निर्भर थे। कृषि के अंदर आप सभी जानते हो जो उत्पादन करते थे, गेहूँ, चावल, जौ का उत्पादन वगैरह करते थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करें पशुपालन, यानी वे लोग पालते थे, पशु का पालन भी करते थे, है ना, जिससे अपना जीविका चलाना है। उद्योग धंधे मतलब जैसे कि उद्योग वगैरह जो होते हैं उसमें भी अपना जो है व्यापार करते थे। और दोस्तों व्यापार वाणिज्य का मतलब है कि जो आयात निर्यात यानी बाहर से या विदेश से कोई सामान आता जाता था, तो उस समय भी व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं या वे अब आर्थिक जीवन अपना चलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की क्लास भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि इसको धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा के सभ्यता के लोगों का। जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा भी किया करते थे, ठीक है ना। यानी पशु पूजा की चाहे एक सरंगी की कह लीजिए या फिर कुवड़ वाले बैल की जो है पूजा किया करते थे, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें कि भाई यहाँ के लोग पीपल की पूजा भी करते थे। जो पीपल वृक्ष होता है उसकी भी पूजा, यानी उसकी भी पूजा हड़प्पा सभ्यता के तो लोग करते थे। अगर मैं यहाँ की मोहरे की बात करूँ और मोहरे कैसे थी यहाँ पर, तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न स्थलों से करीब 2000 मोहरे मिली है। मोहरे मतलब जो एक तरीके से जो चलाई जाती थी मोहरे उस समय, ठीक है ना, जो एक आर्थिक जीवन में काम आती थी। और मोहरे किस तरह की बनी होती, सेलखड़ी की, चाट और गोमेद की बनी हुई होती थी दोस्तों। लेखन कला की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब चित्र के माध्यम से जो चित्र बने हुए थे उसके भाव को समझा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि करीब 400 शब्द, यानी 400 शब्द इस लिपि के हुआ करते थे दोस्तों। और आगे की बात करूं तो यह लिपि जो लिखी हुई होती थी दोस्तों, यह दाएं से बाईं ओर लिखी हुई थी। कहां से होती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी हुई थी दोस्तों, ठीक है ना, यानी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। आगे की बात करते हैं जो समाधान प्रणाली कैसी थी उनकी, मतलब जो शव होते थे जब व्यक्ति मृत हो जाता था उसके बाद 3 तरह की प्रणाली थी। एक होती थी पूर्ण समाधान, और एक होती थी आंशिक समाधान, एक होती थी दाह संस्कार। अगर मैं पूर्ण समाधान की बात करूं दोस्तों, तो पूर्ण समाधान वो होता था कि जब मृत शरीर को वे कब्र के अंदर दफना देते थे, उसको तो बोलते थे पूर्ण समाधान, मतलब पूर्ण तरीके से उसको कब्र के अंदर दफना देना। और आंशिक समाधान वह प्रक्रिया थी
पहला जो मृत व्यक्ति था उसको जंगल में ले जाकर उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जब पशु पक्षी जब उसका मांस वगैरह खा लेते थे, जो हड्डियाँ बचती थी, बाद में उसको दफना देते थे। उसको बोलते थे आंशिक शवदान। और दाह संस्कार आप सभी जानते हो, जो कि आज भी चलता आ रहा है। मतलब ये भी आप समझते होंगे, ये भी, यानी ये दोनों तो प्रक्रिया आज भी अपनाई जा रही है दफनाने की और दाह संस्कार की। मतलब मृत शरीर को जलाया जाता था। ठीक है दोस्तों, मृत शरीर को जलाया जाता है तो उसको बोलते हैं दाह संस्कार। और दोस्तों अगर मैं इनके नगर नियोजन की बात करूं तो नगर नियोजन भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के सभ्यता जो है विश्व की एक तरह से प्राचीन सुनियोजित नगर थे दोस्तों। और इनका नगर का जो जीवन था, वहाँ का जो एक तरीके से पक्के मकान, पक्की ईंटों से बने हुए थे, नालियाँ भी छिपी हुई होती थी दोस्तों। ठीक है ना। तो ये नगर नियोजन भी कुछ काफ़ी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा होगा, पतन का कारण तो आप बाढ़ भी कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण बनता है वो दोस्तों यही होता है कि या तो बाढ़ आई होगी, या फिर कुछ जल परिवर्तन हुआ होगा, या फिर सूखा वगैरह पड़ा होगा, या स्थिति इसकी, या बड़े बड़े जो क्या नाम की साइंटिस्ट हुए हैं, या बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, या जो इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनका सबका अलग अलग मत होता है। जैसे कि मार्शल मैकाले वे कहते हैं कि बाढ़ का कारण रहा होगा। ठीक है ना। तो बहुत से कारण रहे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है, कुछ महामारियां वगैरह हो सकती है। तो ये आपका पोर्शन था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे की जानकारी। और टोटल जानकारी आपको मिल गई है दोस्तों। तो अब मैं आपको आगे आने वाली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा दोस्तों। और कैसी आपको क्लास लगी उसका पूरा एनालिसिस आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और थैंक यू।